समास। अपना नया टॉपिक क्या है? समास। देखिए बच्चों, इसका फैक्टर होता है सम प्लस आस। सम प्लस आस इसका सम उपसर्ग है और आस इसमें एक धातु है, क्रिया है। तो इस सम और आस के मेल से ये शब्द बना है समास। इस समास शब्द का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप। समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है संक्षेप। संक्षेप का तात्पर्य क्या होता है? किसी बड़े शब्द को छोटा करना, संक्षेप करना, ये उसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? अब इसकी परिभाषा देखिए आप। परिभाषा दो या दो से अधिक अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाना समास कहलाता है। समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर के एक पद बनाना समास कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हुई, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। संक्षेप का मायना क्या है? छोटा करना। अब छोटा कैसे होगा? वो कोई ना कोई उसमें एक्स्ट्रा जो शब्द लगे हुए हैं, समझ गए? एक्स्ट्रा शब्दों को हटाना, उसमें से कोई कारक चिन्ह है उसको हटाना, हटा करके उसको एक बना देना। तो दो या दो से अधिक पद होंगे अलग अलग, उन पदों को मिलाकर एक पद बनाना। जैसे कोई शब्द ले लेते हैं अपन, जैसे विद्या का आलय। ये एक वाक्यांश है छोटा सा। विद्या का आलय। आलय का मतलब होता है घर, विद्या का घर। ठीक है। अब इसमें ये जो लगा हुआ है का, ये एक कारक का चिन्ह है। कौन से कारक का? संबंध कारक का। अब इसको हटा दिया जाए और इन दोनों शब्दों को मिलान करना है। मिलाने के लिए आप जानते हैं संधि करनी पड़ती है। यहाँ आ और यहाँ आ, इसको हमने हटा ही दिया।
और इस आ और इस आ को मिलाकर दीर्घ आ कर देंगे तो ये शब्द बन के तैयार हो जाएगा एक ही विद्यालय। ठीक है। जैसे जल में मग्न है, इसमें से इसको हटा देंगे और इन दोनों शब्दों को मिलाकर एक साथ लिख देंगे जल मग्न। समझ गए? बात समझ में आई? जैसे और सवाल आ जाता है, विशाल भवन। तो देखिए बच्चों, अब तो ये लिख रहा है अलग अलग, इसको मिला के हम एक साथ भी लिख सकते हैं, विशाल भवन। ऐसे हम क्या है, बड़े रूप को छोटे रूप में संक्षेप में लिखने का जो तरीका है उस तरीके का नाम समास है। उस तरीके का क्या नाम है? समास। देखो, वर्ण का मेल जो रहेगा, वर्ण का अगर मेल करेंगे उसका नाम संधि होती है, उसका नाम संधि है। अगर शब्द का मेल करेंगे हम, शब्द का मेल, समझ रहे हो, उसका नाम समास होता है। अब ये दोनों ही चीज हैं मेल करने की, यानी मेल करने की दो चीज होती हैं। अगर हम वर्ण के हिसाब से मेल कर रहे हैं तो वो कहलाएगी संधि, और शब्द का मेल कर रहे हैं तो वो कहलाएगा समास। समझ गए ना? दोनों ही चीज मेल करने के काम आती हैं। शब्दों का मेल करना है समास कहलाएगा, वर्णों का मेल करना है संधि कहलाएगी। समझ गए? मेल करने के दो ही साधन हैं, या तो संधि और या समास। तो अब हम बात समझने की कोशिश ये करेंगे कि ये जो समास हैं ये कितने होते हैं। समास के भेद, समास के भेद। देखिए, हिंदी में समास के, अब समास कई प्रकार के होते हैं। अब हमारी हिंदी के हिसाब से हम बताएंगे कि समास हमारी हिंदी कितनी मानती है, वो अपन को देखना है। हमारी हिंदी 6 मानती है इनको। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। अब वो कैसे कैसे ये हमको देखने हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव। दूसरा है
बहुव्रीहि, और तीसरा है कर्मधारय, और चौथा है तत्पुरुष, और पांचवा है द्वंद्व, और छठवां हो गया दिगु। अब इसको, इन समासों को याद करने की ट्रिक है अवकत दद, ऐसे भी कर सकते हैं, और एक गमारू भाषा में अब के तो दे दे, आ से अव्ययी भाव, बा से बहुव्रीहि, कैसे कर्मधारय, तैसे तत्पुरुष, दै से द्वंद्व और दिगु। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं और ऐसे भी अवकत दद। अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और दिगु हो गया। तो ऐसे बच्चों हम इनको याद करने का एक मौखिक तरीका है। ये याद नहीं रहे तो आप इसको याद रखें, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसमें 2 3 4 5 6, 6 वर्ण हैं, 6 वर्ण काम में आ गए अपने। तो अब हम इनको एक एक को डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले आप समझिए अव्ययी भाव। अव्ययी भाव क्यों कहते हैं इसको? अब बात आती है अव्यय, ये शब्द आया है इसमें अव्यय। अव्यय क्या है? अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक इत्यादि के बंधन से मुक्त होते हैं, जिनमें ना कोई लिंग होता है, ना कोई वचन होता है, और ना ही कोई कारक उसमें लगता है। उन शब्दों का नाम अव्यय होता है। उपसर्ग भी अपने आप में अव्यय होते हैं। उपसर्ग भी क्या होते हैं? अपने आप में अव्यय होते हैं। अब देखिए, इस अव्यय में और नामक ये एक शब्द है। और कैसा शब्द है ये? अव्यय शब्द है। अव्यय का मतलब है ना व्यय, जिसमें कोई खर्चा नहीं। अव्यय का मतलब है ना व्यय, कोई खर्चा नहीं। किस चीज का खर्चा? ना किसी लिंग का खर्चा, ना किसी वचन का खर्चा, और ना ही किसी कारक का खर्चा। लिंग, वचन, कारक आदि के बंधन से मुक्त शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। इनके बंधन से मुक्त हैं, क्योंकि इस, और जैसे मैं आपको बताऊं, प्रति, जैसे सम, ये क्या हैं? ऐसे जो शब्द हैं वे सभी अव्यय नाम से जाने जाते हैं।
क्योंकि इन शब्दों में ना तो कोई कारक होता है, न इनमें कोई वचन होता है, न ही इनमें कोई लिंग होता है। समझ गए? आपने शब्द विचार पढ़े होंगे। शब्द विचारों में बच्चों संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द है ना, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द और अव्यय शब्द हो गए। तो देखिए, क्रिया में भी लिंग वचन होता है, संज्ञा में भी लिंग वचन होता है, समास में भी लिंग वचन होता है, और आपके विशेषण में भी लिंग वचन होता है। केवल एक ही शब्द ऐसा है जिसमें लिंग वचन या कारक नहीं होता, वे कहलाते हैं अव्यय। तो कहने का मतलब है अव्ययी भाव के अंदर एक पद अव्यय होगा। समझ गए? तो जिसका पहला पद अव्यय हो और दूसरा कोई संज्ञा इत्यादि पद हो, वह अव्ययी भाव समास के नाम से जाना जाता है। अब हम एक एक करके इनका वर्णन करेंगे, एक एक करके वर्णन करेंगे। जैसे ये उतार लिया आपने, उतार लो, यदि नहीं उतारा है तो। अव्ययी भाव समास। तो देखिए, इन समासों में प्रधानता चलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि समास में कम से कम दो पद तो होते ही हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन उन पदों में से एक पद प्रधान या मुख्य माना जाता है। ठीक है? तो इसकी प्रधानता प्रत्येक की हमको ध्यान रखनी है, सबकी प्रधानता हमको ध्यान में रखनी है बच्चों, क्योंकि प्रधानता अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो एक क्वेश्चन प्रधानता का जरूर आता है। लिखिए, इस समास की जो विशेषताएं हैं, नंबर एक, पहली विशेषता, इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। ये पहली विशेषता है इसकी, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरी विशेषता है, इस समास का पूर्व पद अव्यय, अव्यय या उपसर्ग होता है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है, इस समास में
शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति का मतलब है बच्चों, एक ही शब्द दोबारा आएगा। पुनरावृत्ति का मतलब एक ही शब्द बार बार आएगा, एक ही पद बार बार आएगा। तो जब बार बार कोई पद आता है, जैसे घर घर है, बीचों बीच, तो इस तरह के सवाल, हाथों हाथ, ये सब अव्ययी भाव के अंदर ही माने जाते हैं। तो इन पहचानों को आप ध्यान में रखो। ये तीन बातें इस अव्ययी भाव के अंदर पाई जाती हैं। इन तीनों चीजों से इसकी पहचान होती है। सबसे पहले इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। इस समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है। या तो वो अव्यय होगा, अव्यय अविकारी शब्द को कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का विकार ना हो। विकार का मायना है परिवर्तन ना हो। जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी या अव्यय के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा उपसर्ग में भी हो जाता है, क्योंकि उपसर्ग भी एक प्रकार के अविकारी ही शब्द माने जाते हैं। हालांकि उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। उपसर्ग का बच्चों दो चीज होती हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग पूर्व में जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है। दोनों का काम अर्थ, उसके अर्थ को बदलना होता है। वो आगे जुड़कर अर्थ को बदलता है, कौन? उपसर्ग। और प्रत्यय उसके पीछे जुड़कर अर्थ को क्या करता है? परिवर्तित करता है। दोनों का काम अर्थ बदलना होता है, लेकिन अपना स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता। ये अपना स्वयं का अर्थ नहीं हो लगते, केवल इनका काम है दूसरे शब्द के साथ जुड़ करके उसके अर्थ को ही बदल देना। ये काम होता है उपसर्ग और प्रत्यय का। उपसर्ग आगे जुड़ करके बदलता है, वो पीछे जुड़ के बदलता है। फर्क इतना है। इसलिए बच्चों, ये लिंग विभक्ति कारक से रहित होते हैं, इसलिए अव्यय और उपसर्ग एक जैसी ही बात है। इस समास में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। कभी कभी क्या है, अव्यय ना दे करके किसी शब्द को दो बार लिख देता है। वो दो बार जब लिख दिया उसने, तो समझ जाओ वो किस समास में जाएगा? अव्ययी भाव समास में जाएगा। उदाहरण के रूप में आप लिखें, जैसे आ गया यथा स्थान। यथा पहला है यथा स्थान। यथा स्थान। अब इस उदाहरण के अंदर आप देख रहे हैं, ये अंडरलाइन मैंने जो की है, ये इसमें प्रधान पद है, अव्यय पद है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या दिया गया है? यथा
एक अव्यय दिया है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण हुआ। इसका जो विग्रह होगा, विग्रह वो इनके अर्थ पर डिपेंड करेगा। समझ गए? इनके अर्थ, इनका अर्थ ही इनका विग्रह होता है। यथा स्थान का तात्पर्य क्या होता है, क्या मतलब होता है, बताओ? यथा स्थान मीन्स जो स्थान निश्चित है। जैसे आपका स्थान इस जगह निश्चित है, तो हम यूँ कहेंगे आपसे, आप यथा स्थान बैठ जाइए। जो स्थान तुम्हारा निश्चित किया गया है उस स्थान पर बैठ जाइए। तो यथा स्थान का तात्पर्य क्या हुआ? जो स्थान निश्चित है। जो स्थान निश्चित है इसको कहेंगे हम यथा स्थान। जैसे अगला एक और देखिए आप, निरोग, दूसरा शब्द आया है निरोग। अब बच्चों इसमें आप देख सकते हैं, इसमें नि उपसर्ग है और रोग एक शब्द है। तो उपसर्ग लगा हुआ जो शब्द होता है वो अव्ययी भाव का ही उदाहरण हुआ। निरोग का तात्पर्य क्या होता है? रोग रहित। तो ये इसका विग्रह हो गया रोग रहित। समझ गए? रोग रहित को ही हम क्या कहेंगे? निरोग कहेंगे, निरोग। अब इसको अगर हम विच्छेद संधि करें, इसकी वो संधि विच्छेद करें तो निहि प्लस रोग। कौन सी संधि है गई हमें? विसर्ग लोप। बताया था ना कल, परसों। विसर्ग लोप में क्या होता है कि जब ई की मात्रा हो, विसर्ग आया हो और उसके बाद रे वर्ण हो, तो इस विसर्ग का लोप होगा और इस ई की जगह दीर्घ ई हो जाएगा। ये कौन सी संधि बताई थी? विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लुप्त हो जाता है और ये इधर वाली, जैसे नी, नी प्लस रंध्र, रंध्र, तो क्या बनेगा इसका? निरंध्र। निरंध्र ये बनेगा। ऐसे ये बना था निरोग। समझ गए? अब इसमें संधि भी है और समास भी है। संधि तो है गई विसर्ग लोप संधि, और इसमें समास कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास। देखो एक ही पद में दो बात है सकें। जैसे विद्यालय शब्द में, विद्यालय शब्द में संधि है दीर्घ और समास भी है। समास कौन सा रहा? समास रहा, इसमें दो बात आएंगी। देखो इसको शॉर्ट में याद करने का तरीका क्या है कि जिसमें अव्यय हो अव्ययी भाव समास, जिसका एक पद अव्यय हो समझ जाओ अव्ययी भाव समास है। ठीक है? जिसमें कारक या विभक्ति का लोप हो वो तत्पुरुष समास है।
किसी भी विभक्ति या किसी भी कारक चिन्ह का जिसमें लोप हो रहा है, समझ जाओ उसमें तत्पुरुष समास रहेगा। जिसमें एक पद विशेषण, दूसरा विशेष्य, एक पद उपमान, एक पद उपमेय जहाँ होता है वो कर्मधारय समास होता है। जहाँ और का लोप पाया जाता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। ठीक है। जिसमें पहला पद संख्यावाची पाया जाता है वो द्विगु समास होता है। जिसमें अन्य पद की प्रधानता पाई जाती है बहुब्रीहि समास। सीधा सीधा तरीका है, बहुत ही आसान रूप से हम समझ सकते हैं इन बातों को। समास कोई बड़ी टिपिकल चीज़ नहीं है, केवल बच्चों उसका शब्दों को पहचानने का एक तरीका है। अगर हम उस तरीके से पहचानेंगे निश्चित रूप से आप समास सीख जाओगे। और देखिए उदाहरण के रूप में, जैसे बेईमान, बेईमान। अब बच्चों ये बे क्या चीज है? एक उपसर्ग है, समझ गए ना। उपसर्ग भी कई तरीका के होते हैं बच्चों, क्योंकि हमारी हिंदी में जितने प्रकार के शब्द हैं उतने प्रकार के इसमें उपसर्ग भी होंगे। देखो इसमें संस्कृत के शब्द आते हैं तो संस्कृत के उपसर्ग आएंगे, संस्कृत के शब्दों के साथ संस्कृत के उपसर्ग लगेंगे, और हिंदी के जो शब्द होंगे उनके साथ हिंदी के उपसर्ग लगेंगे। जिसमें उर्दू अरबी के शब्द आएंगे तो उसमें उर्दू और अरबी के ही क्या लगेंगे? उपसर्ग लगेंगे। जिसमें अंग्रेजी का यदि वो शब्द है तो बेटा उसके अंदर अंग्रेजी का उपसर्ग लगेगा। अंग्रेजी में उपसर्ग को क्या बोलते हैं? नाउन, देखो संज्ञा बोलते हैं। अब आप बताओ भाई, देखो आपको हर विषय का नॉलेज, लैंग्वेज को पहचानना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि देखो हिंदी में क्या कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में। भाई तीन साहित्य तो हमारे यहाँ चल ही रही है ना भाई, तीन साहित्य, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। तो तीनों साहित्यों के शब्दों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमको होना चाहिए बेटा। उनको कहते हैं हम प्रीफिक्स यानी परफिक्स, और वे होते हैं सफिक्स। आपने पढ़े होंगे अंग्रेजी में परफिक्स। जैसे उसमें अब पहले इसको समझो, बेईमान। बेईमान, ईमान जो शब्द है ये उर्दू का है, और ये बे उसका उपसर्ग है। तो बे का मतलब क्या होता है? बेईमान यानी ईमान से रहित है, यही तो रहेगा। बेईमान का क्या अर्थ हुआ? ईमान से रहित या बिना ईमान के। बिना ईमान के, या यूं कहेंगे या ईमान से रहित, ईमान से रहित। तो ये इसका विग्रह रहेगा। अब जैसे आता है चौथा, हेड मास्टर। ये भी हिंदी में चल रहा है भाई। हमारी हिंदी में विदेशी शब्द भी तो हैं। तो हेड मास्टर, तो इसमें जो हेड है ये क्या है? ये उपसर्ग है। किसका? अंग्रेजी का। ठीक है। तो हेड का मतलब हो गया प्रमुख, प्रमुख मास्टर।
या प्रधान मास्टर, मास्टर का अर्थ अध्यापक से है, प्रमुख अध्यापक या प्रधान अध्यापक। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे। ऐसे कोई भी शब्द यदि दे देता है वो, तो आप ये ना समझें कि हिंदी के अंदर कोई हिंदी का ही शब्द आएगा, वो कोई अन्य भाषा, क्योंकि सब शब्द इसमें शामिल हैं। हिंदी इसको कहा ही इसीलिए गया है। आपने देखा होगा 4-5 चीजों को मिला करके और कोई चीज पकाई जाती है, उसको क्या कहेंगे भाई? उसका नाम क्या है? क्या कहेंगे? बाई में तो बाजरा डाल दिया, उसी में कोई मूंग वगैरह डाल दी, उसी में चावल डाल दिए, तो एक ऐसी चीज बनाई जाती है, उसका नाम क्या है? उसका नामकरण क्या किया गया है? उसका नाम है क्या? खिचड़ी। उसको हम खिचड़ी कहते हैं। खिचड़ी मतलब क्या पका दी तेने खिचड़ी, यानी खिचड़ी का मतलब बहुत सारी चीज़ों को उसमें मिला के। ऐसे ही हमारी हिंदी उसी खिचड़ी की तरह है। सभी भाषाएं इसमें, संस्कृत हम बोलते हैं, हिंदी मूल हम बोलते हैं, अरबी हम बोलते हैं, फारसी हम बोलते हैं, उर्दू हम बोलते हैं, अंग्रेजी हम बोलते हैं, सब घसड़ पसड़ इसी में हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसको हम कहेंगे खिचड़ी। और खिचड़ी शब्द को ही उन फारसियों ने नाम दिया था हिंदी, क्योंकि ये हिंदुस्तान, हिंद है, सिंधु नदी के किनारे का स्थान था, और इसमें बोले जाने वाली भाषा को उन्होंने हिंदी कहा। हिंदी भी अपने आप में एक फारसी शब्द है, फारसियों ने इसका नाम दिया था, इसलिए वो फारस में इसको हिंदी कहा गया, इस भाषा को। नहीं, हमारी तो जो आर्यों की भाषा कहें, सनातनियों की भाषा कहें, तो वो तो है संस्कृत। ये तो नाम दिया गया था, क्योंकि यहाँ के इस क्षेत्र के रहने वालों को, जैसे राजस्थान में रहने वाले को राजस्थानी कहते हैं, राजस्थानी कहते हैं, ऐसे ही हिंदुस्तान नामक क्षेत्र पर रहने वाले को हिंदू कहते हैं, हिंदू कहते हैं। तो ऐसे नहीं है, हमारे यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, वो सब हिंदू ही कहलाते हैं, उनको हिंदू ही कहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए वो हिंदू हैं। अब जो यहाँ एक धर्म विशेष बन गया, कैसे बन गया? वे अब बहुत से लोग अपने धर्म को भूल गए और उन्होंने अपना एक धर्म कायम कर लिया, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म। धर्म जो है ये अलग चीज़ थी। धर्म का मायना होता है नियम। जो जिस नियम को मानने वाले हो गए वो उसी नाम से जाने। यहाँ थे सभी सनातनी। सनातन एक धर्म है, सनातन धर्म है, हम सभी सनातनी हैं। अब हमने फिर तमाम संप्रदायों के नियमों का पालन कर लिया है। मुसलमान, मुसलमान, मुसल कहते हैं दृढ़ अड़िग, जिनका ईमान हो वो मुसलमान होता है। जिनका अड़िग ईमान हो, मर जाएं लेकिन ईमान नहीं छोड़ते। अब ये बात हमारी सनातनियों में भी थी। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। नहीं थी? थी ना। तो अरबी भाषा में ऐसे दृढ़ ईमान वाले को मुसलमान कहा। मुसल कहते हैं मूसड़, जो होता है ना धनकुटा, ओखली में कूटने का।
उसको मुसड़ कहते हैं। मुसल का मतलब होता है कठोर, जिसका ईमान हो, दृढ़ ईमान हो, वो था। तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा, यहां अपनी भाषा में कहा। बस भाषा का अंतर है बच्चों, और समझने का अंतर है। तो ये था। ऐसे ही इसमें ये शब्द चले। तो अब अपन समझ गए, मैंने हिंदी के भी समझाए, इसमें संस्कृत का भी आ गया, इसमें एक शब्द जो है अरबी का भी आ गया, ये अपनी अंग्रेजी का आ गया। तो इनको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास की पूरी बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। एक बार उतार लो इसको। कहते कि प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष आँखों के सामने, व्यतीत कहेंगे प्रत्यक्ष। जैसे आजीवन, आजीवन कहते के आजीवन का मतलब जीवन भर या जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। है बेटा, यथा वृत्ति के वृद्धि, व्रति, यथा वृत्ति। देखो, वृत्ति कहते हैं आदत, आचरण, आचरण के अनुसार। समझ गए ना? वृत्ति के अनुसार, वृत्ति मीन्स आचरण, आचरण के अनुसार। मतलब इनका अर्थ ही इनका विग्रह होता है। कहने का मतलब है इनका जो अर्थ होगा वही इनका विग्रह होता है। इनके विग्रह में अलग से कोई नियम नहीं होता। इनको अर्थ जो दिया जाता है वही इनका विग्रह माना जाता है। जैसे और देखो, अनुप्रति, अनुप्रति ये कोई शब्द नहीं है, ऐसे कह रही हैं आप। ये तो दोनों ही अव्यय हो गए। ये हो सकता है जैसे अनुरूप, ये हो सकता है अनुरूप, रूप के अनुसार, रूप के अनुसार। अनुरूप हो सकता है, अनुरत हो सकता है, ऐसे। कानों कान, हाथों हाथ, जैसे बीचों बीच। अब ये पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं, समझ गए ना? पुनरावृत्ति हो रही है इसमें। कानों कान यानी एक ही शब्द दो बार आवृत हो रहा है। हाथों हाथ, बीचों बीच, या को मतलब कानों कान, कान ही कान में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, बीचों बीच, बिल्कुल बीच में। ऐसे इनके अर्थ होते हैं, इनका विग्रह होता है। जैसे लूटम लूट,
शब्द है लूटम लूट का मतलब होया को लूटम लूट है, यानी लूट के बाद फिर लूट, ऐसे। जैसे मारा मारी का मतलब होया को किसी भी कंडीशन में, पहचान जाएंगे ना आसानी से। इस समास का पूर्व पद प्रधान फिक्स बात है। इस समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग, इस समास में शब्दों की पुनरावृत्ति, ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। देखते ही पहचान जाएंगे। अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो समझ जाओ अव्यय भाव है। अव्यय पद पहले आया है या उपसर्ग पहले आया है, समझ जाओ। जैसे हाँ, जैसे आ जाए आजन्म। आजन्म का मतलब आजन्म है। आजन्म का मतलब जन्म भर है, जन्म भर। जैसे आता है ताजिंदगी, वही बात है, जीवन भर। ताजिंदगी वो उर्दू के हिसाब से चल रहा है। तो ये शब्दों में हम ध्यान रखेंगे। मैंने आज एक ही समास समझाया आपको, कौन सा? अभिभाव। बिल्कुल गहराई से ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं। ओके, अब